हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल रूडिमेंटल केमिस्ट्री। आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं विज्ञान अध्याय 9 धातु एवं धातु कर्म भाग 1। ये इस अध्याय का पहला भाग है। यह अध्याय आप लोगों के नवंबर के असाइनमेंट के कोर्स में है, इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए अब देख लेते हैं आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे इस अध्याय का परिचय, धातुएं, धातुओं के भौतिक गुण और रासायनिक गुण। तो सबसे पहले देख लेते हैं परिचय। रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान में पदार्थ उसे कहते हैं जो स्थान घेरता है और जिसमें द्रव्यमान होता है। अर्थात कोई भी चीज़ जो स्थान घेर रही है और जिसका भार है वह पदार्थ कहलाती है, जिसे हम द्रव्य के नाम से भी जानते हैं। प्रारंभिक दिनों में ऐसा माना जाता था कि पदार्थ को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जाता है, अर्थात पदार्थ अविनाशी है। इसे हम द्रव्य की अविनाशिता का नियम भी कहते हैं और यह नियम आज भी उतना ही सत्य है जितना विज्ञान के आरंभिक विकास के दिनों में सत्य था। परंतु पदार्थ को भले ही उत्पन्न और नष्ट ना किया जा सके, परंतु इसके रूप और गुण अलग अलग होते हैं और इसे हम ऊर्जा के प्रयोग से एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। इस टेबल में आप लोग द्रव्य का वर्गीकरण देख रहे हैं। वर्गीकरण का दो आधार हो सकता है, एक भौतिक वर्गीकरण और एक रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक गुणधर्म के आधार पर ये ठोस, द्रव और गैस तीन प्रकार के हो सकते हैं, जबकि रासायनिक वर्गीकरण के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण फिर से दो प्रकार का है, समांगी और विषमांगी, जबकि शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार के हैं, तत्व और यौगिक। तो इस पूरे फ्लो चार्ट में हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है तत्व में। तत्व भी तीन प्रकार के हुए गुणों के आधार पर, धातुएं, अधातुएं और उपधातुएं। हम इस अध्याय में धातुओं और अधातुओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो धातु किसे कहा जाता है ये समझ लेते हैं पहले। रसायन शास्त्र के अनुसार धातु वे तत्व हैं जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं। लेकिन इससे भी पहले ये प्रश्न उठता है कि तत्व क्या होता है। तत्व वह है जिसे आप बना नहीं सकते, जो सबसे शुद्धतम पदार्थ है, उसे ही हम तत्व कहते हैं। इसे आप किसी भी तरह से किसी भी पदार्थ के प्रयोग के द्वारा उससे आप उसे निष्कर्षण के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते। ये प्रकृति में पहले से मौजूद होते हैं। तो गुण धर्मों के आधार पर तत्व का एक प्रकार धातु कहलाया, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाता है। हम ये जानते हैं कि कोई भी तत्व तीन मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये तीन मूलभूत कण आपस में मिलकर सबसे पहले परमाणु बनाते हैं और उसके बाद ही बहुत सारे परमाणु मिलकर वो द्रव्य बनाते हैं जो आपको अपनी आँखों के सामने दिखाई देता है। जैसे आप एक लोहे का टुकड़ा देखते हो, परंतु वास्तव में वो बहुत सारे परमाणुओं से और उसके परमाणु इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से बने होते हैं। तो धातुओं के परमाणु की ये खासियत होती है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं और धन आयन बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक धातु है, तो ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है और धन आयन बनाता है। जितने इलेक्ट्रॉन ये त्यागेगा उतना ही आवेश इस पे आ जाएगा। मैंने यहाँ पे n लिया है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है और तीन भी हो सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर n ले लिया है। फिर ये क्या करते हैं, धात्विक बंध से आपस में जुड़े होते हैं। इनके परमाणु आपस में धात्विक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं और इलेक्ट्रॉनिक मॉडल के आधार पर धातु इलेक्ट्रॉनों के द्वारा आच्छादित धन आयनों का एक लैटिस है। लैटिस का अर्थ होता है हिंदी में जालक, अर्थात जो धातु हैं वो इलेक्ट्रॉनों से पूरी तरह आच्छादित रहते हैं, घिरे हुए रहते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच एलिमेंट है। इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन धनी, इनके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता में होता है और ये आसानी से इन इलेक्ट्रॉनों को त्याग सकते हैं। फिर आगे देखिए, धातुओं की पारंपरिक परिभाषा के अनुसार हम उनकी परिभाषा उनके बाह्य गुणों के आधार पर देते हैं। जैसे
ऐसा तत्व जो चमकीला है, प्रत्यास्थ है, आघातवर्धनीय है, सुगढ़ है, ऊष्मा और विद्युत का चालक है, उसे हम धातु कह देते हैं। आप यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं कई प्रकार के धातु का यहाँ पर चित्र बना हुआ है। जैसे आपको लोहे की एक जंजीर दिख रही है, सोने का बिस्किट दिखाई दे रहा है, बर्तन, एक सिक्का, ठीक है। फिर धातु के भौतिक गुण समझ लेते हैं। धातु चमकीली होती है, अर्थात इनमें धात्विक चमक होती है। हर धातु में धात्विक चमक होती है। यदि आपको किसी धातु में चमक नहीं दिखाई दे रही है तो इसका अर्थ ये है कि उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम चुकी है, इसीलिए उसने अपनी धात्विक चमक खो दी है। अन्यथा शुद्ध अवस्था में सभी धातुएं धात्विक चमक लिए हुए होती हैं। दूसरा, ये आघातवर्धनी होती है, अर्थात आप इन्हें पीट कर एकदम पतली चादर बना सकते हैं और इनमें तन्यता होती है। इन्हीं दो गुणों का प्रयोग करके धातु की पतली चादर बनाई जाती है और तन्यता के कारण इनके खींच के इनका तार बनाया जाता है। अगला गुण है, इनमें धात्विक ध्वनि होती है। इनके गलनांक उच्च होते हैं। विद्युत और ऊष्मा के ये बहुत अच्छे सुचालक होते हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर, क्योंकि ये विद्युत ऊष्मा के सुचालक हैं, तार बनाया जाता है विद्युत चालकता के गुण का प्रयोग करते हुए। बर्तन बनाने में इसका उपयोग करते हैं क्योंकि ये ऊष्मा के अच्छे सुचालक हैं। और घंटियां बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनमें धात्विक ध्वनि होती है। आगे देखते हैं धातुओं के रासायनिक गुण। प्रत्येक धातु की क्रियाशीलता अलग अलग होती है। कुछ धातुएं बहुत क्रियाशील होती है जबकि कुछ धातुएं कम क्रियाशील होती हैं। यदि हम एक प्रयोग करें और एक बीकर में अलग अलग विलयन लें तो अलग अलग धातुओं से यदि उनकी क्रिया कराएं तो हमको भिन्न भिन्न परिणाम मिलते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि 6 बीकर लेते हैं, नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। सब में हम क्रमशः कॉपर सल्फेट, दूसरे में भी कॉपर सल्फेट, C वाले बीकर में जिंक सल्फेट, D में भी जिंक सल्फेट, E में कॉपर आयरन सल्फेट और F में सोडियम क्लोराइड का विलयन ले लेते हैं। और इनमें ऑलपिन, ऑलपिन का मतलब आयरन से बना हुआ, दानेदार जिंक यानी कि जिंक Zn, कॉपर की छीलन यानी कि कॉपर धातु, मैग्नीशियम फीता यानी कि मैग्नीशियम धातु लिया, दानेदार जिंक और दानेदार जिंक, मतलब A, B, C, D, E, F परख नली या बीकर में हम ये सारे धातुएं डालने वाले हैं। यहाँ पर आप चित्र में भी देख सकते हैं, यहाँ पर 6 परख नलियाँ आपको दिखाई दे रही हैं जिनमें विलयन भरे हुए हैं और विलयन के नाम और सूत्र क्रमशः लिखे हुए हैं। इसमें ऑलपिन, दानेदार जिंक, कॉपर की छीलन, मैग्नीशियम फीता, दानेदार जिंक और दानेदार जिंक डाला गया है। तो यहाँ पर क्या क्या परिणाम आपको प्राप्त होंगे ये देखते हैं। बीकर A जिसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया था और ऑलपिन डाला था, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ समय बाद कॉपर की परत जम जाएगी ऑलपिन के ऊपर, वो तांबे के कलर का हो जाएगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आयरन ने कॉपर को रिप्लेस कर दिया, आयरन ने कॉपर को उसके स्थान से हटा दिया और अब यहाँ पे बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर डिपॉजिट हो गया यानी कि अवक्षेपित हो गया। दूसरे बीकर में हमने लिया था कॉपर सल्फेट का विलयन और दानेदार जिंक उसमें डाला था, तो यहाँ पर जिंक जो है वो कॉपर को रिप्लेस कर देता है और जिंक सल्फेट बना लेता है और पुनः यहाँ पर जो दानेदार जिंक है जो सफ़ेद रंग का दिखाई देता है वह कॉपर के कलर का हो जाएगा यानी कि तांबाई रंग का हो जाएगा, हल्के गुलाबी रंग का। तीसरे बीकर में हम जिंक सल्फेट का विलयन लेते हैं और कॉपर डालते हैं और आप समय के साथ देखेंगे कि वहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, अर्थात कॉपर जिंक सल्फेट में से जिंक को हटा नहीं पा रहा। अगले बीकर में मैग्नीशियम और जिंक सल्फेट लेंगे तो मैग्नीशियम जिंक सल्फेट में से जिंक को हटा देगा और वहाँ पर जिंक डिपॉजिट हो जाएगा यानी कि अवक्षेपित हो जाएगा। अगले बीकर में यानी कि अगले परख नली में हम आयरन सल्फेट और जिंक की क्रिया कराएंगे, तो यहाँ पर जिंक आयरन को हटा देता है और जिंक सल्फेट का निर्माण करता है और आयरन डिपॉजिट हो जाएगा यानी कि आप देखेंगे कि जिंक के ऊपर आयरन की परत जमने लगेगी। और लास्ट वाले बीकर में सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक के विलयन में जिंक डालेंगे और आप देखेंगे कि समय के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती। यहाँ पर आप देखिए बीकर F और बीकर C, यहाँ पर कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है और बाकियों में विस्थापन की अभिक्रिया हो रही है। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि कहीं पर क्रिया हो रही है और कहीं पर नहीं हो रही, तो इसका निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण धातुओं की क्रियाशीलता करती है। तो वह धातु जो अन्य धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है
वह सक्रिय धातु कहलाती है। तो अब यहाँ पर देखिए कौन कौन विस्थापित कर रहा है, जिंक आयरन को विस्थापित कर रहा है। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा सक्रिय हुआ, यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए, ये वाले रिएक्शन में जिंक ने आयरन को विस्थापित किया। तो इन दोनों में कौन अधिक सक्रिय हुआ, तो उत्तर आएगा जिंक। यहाँ पर जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम है, तो इन दोनों में कौन ज़्यादा सक्रिय हुआ, मैग्नीशियम। लेकिन यहाँ पर आप देखिए सोडियम क्लोराइड में से जिंक नहीं हटा पा रहा, तो ये कम सक्रिय है और सोडियम धातु अधिक सक्रिय है। इसी प्रकार अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आयरन कॉपर में से कॉपर को हटा सकता है, तो आयरन अधिक सक्रिय हुआ, यहाँ पर जिंक अधिक सक्रिय हुआ, और यहाँ पर कॉपर और जिंक में से कॉपर नहीं हटा पा रहा, तो ये कम सक्रिय है और जिंक अधिक सक्रिय है। तो ये हम देखकर नहीं बता सकते, बल्कि इसका निर्धारण हम प्रयोगों के द्वारा करते हैं। तो वह धातुएं जो अन्य धातु को उसके लवण के विलयन में से विस्थापित कर देती है, अधिक सक्रिय धातु कहलाती है। तो धातुओं को उनकी सक्रियता के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करने पर आपको एक श्रेणी प्राप्त होती है, उसे सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं कि लिथियम से हम नीचे जाते जा रहे हैं, तो सक्रियता कम होती जा रही है, अर्थात सबसे अधिक सक्रिय धातु लिथियम, उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, ऐसे यहाँ पे क्रम बना हुआ है। हालांकि ये श्रेणी कंप्लीट नहीं है, परंतु आपके 10वीं के पाठ्यक्रम के अनुसार, सिलेबस के अनुसार आपको इतने ही तत्वों के बारे में जानना है। इस विद्युत रासायनिक श्रेणी से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं और कई सारे प्रश्नों का उत्तर भी मिलता है। जैसे कि अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित क्यों नहीं कर सकता, या क्यों करता है। दोनों प्रश्न उठते हैं कि क्यों करता है, अगर करता है तो क्यों करता है, और यदि विस्थापित नहीं करता तो क्यों नहीं करता। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि जिंक कॉपर से अधिक सक्रिय है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, सक्रियता का क्रम घटते जा रहा है। तो कौन ज़्यादा सक्रिय हुआ, जिंक। तो जिंक कॉपर में से कॉपर को विस्थापित करेगा, परंतु यदि आप जिंक सल्फेट लेंगे तो वह कॉपर को विस्थापित नहीं करेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, ये वाले में जिंक सल्फेट के विलयन में यदि हम कॉपर डाल देते हैं, कॉपर की छीलन डाल देते हैं, तो कॉपर जिंक को हटा नहीं पा रहा है। तो यदि आप इसे ध्यान में रखें तो आप पाएंगे कि सक्रियता श्रेणी में जिंक ऊपर रहना चाहिए, अधिक सक्रिय है, और कॉपर नीचे रहना चाहिए, कम सक्रिय है। तो आप देखिए जिंक सक्रियता श्रेणी में ऊपर है और कॉपर सक्रियता श्रेणी में नीचे है। तो इस प्रकार हम इससे इन प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं कि सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं ऊपर में है, यानी कि बहुत सक्रिय हैं, वो कभी भी आपको शुद्ध रूप में प्राप्त नहीं होंगी, जबकि जो धातुएं नीचे हैं, अर्थात जो कम क्रियाशील हैं, वो प्रकृति में शुद्ध रूप में भी पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इस श्रेणी से हमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। हम आगे के वीडियोस में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर जब डील करेंगे तो उस समय ये सारे प्रश्न लेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में हम धातुओं के रासायनिक गुण को कंटिन्यू करेंगे, धातुओं की प्राप्ति कहाँ से होती है, छत्तीसगढ़ में प्रमुख खनिज और उनका विवरण पढ़ेंगे और धातु कर्म शुरू करेंगे। तो इस चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इस चैनल को अच्छे से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपके लिए आपके काम की वीडियोस हम अपलोड करते रहें।